My dear viewers and students, a very warm greeting from SRM classes पटना। आज मैं आप लोगों को मैकेनिज्म जो है इंडियन मानसून, ऑरिजिनल मैकेनिज्म, उसके ऊपर एल नीनो और ला नीना का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा। इस पर मैं चर्चा करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि विंड का इम्पैक्ट, मतलब जो हवा है उसका क्या प्रभाव, जो पैसिफिक ओशन का जो ओशन करंट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसको हम लोग डायग्राम की मदद से सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम दिया गया है इसको समझ सकते हैं कि यह नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। पैसिफिक ओशन के ऊपर नॉर्मल कंडीशन में विंड का क्या प्रभाव उसके ओशन करंट पर पड़ता है। अब देखिए इसमें क्या प्रभाव पड़ता है। सामान्य स्थिति में क्या है, पैसिफिक ओशन के ऊपर विंड बहुत तीव्र गति से तेजी से पूरब से पश्चिम की ओर बहती है, खास करके यह विषुवत रेखा के क्षेत्र में, जो इक्वेटर का जो एरिया है उसके क्षेत्र में। इसका परिणाम क्या होता है कि मतलब हवा जो है वो समुद्र की जल को वह पश्चिम की ओर बहा करके ले जाता है, और उसका नतीजा यह होता है, इसका फल यह होता है कि पश्चिम के ऊपर करीब करीब आधा मीटर ऊंचाई, जल की ऊंचाई ऊपर की ओर चल जाती है, ऊपर बढ़ जाती है। मतलब पाइल्ड अप, इट गेट्स पाइल्ड अप इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक, वहाँ पर बढ़ जाता है। और इसका नतीजा, उसका दूसरा परिणाम क्या होता है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, मतलब ईस्टर्न पार्ट में क्या होता है कि वह नीचे हवा जब ऊपर से हवा जो ले जाती है जल को, तो नीचे से भी ठंडा जल ऊपर की ओर चला जाता है। जो गहराई से, समुद्र के गहराई से क्या है, अंदर से ठंडा जल ऊपर की ओर चला आता है, और इसका ये क्या है कि वो जो हवा पश्चिम की ओर, जो जल पश्चिम की ओर जा रही है उसको रिप्लेस करने के लिए अंदर से ठंडा जल ऊपर चला आता है। और इसका नतीजा यह है कि पश्चिम की ओर हवा गर्म हो जाता है, जल गर्म हो जाता है, और उसका टेम्परेचर भी बढ़ करके 30 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और क्या है, पूरब में जल क्या है, ठंडा होकर के उसका टेम्परेचर करीब करीब 22 डिग्री तक आ जाता है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है, एक तरफ 30 डिग्री सेल्सियस, दूसरा 22 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग आएंगे एल नीनो के ऊपर। एल नीनो क्या है? एल नीनो क्या है? एक टेम्पररी चेंज है क्लाइमेट में। क्लाइमेट में एक टेम्पररी चेंज होता है पैसिफिक रीजन में, खास करके विषुवतीय क्षेत्र में क्लाइमेट में चेंज होता है, वो उसी को हम एल नीनो जानते हैं। एल नीनो के दौरान क्या है, एक वार्म ओशन करंट है ना, गर्म जलधारा, पेरू जो है, पेरू देश है साउथ अमेरिका में, पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उसके किनारे के तटवर्ती भागों में एक वार्म जलधारा प्रकट होती है, खास करके दिसंबर के एंड में। और स्पेनिश भाषा में एल नीनो को, एल नीनो जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है मतलब चाइल्ड क्राइस्ट, मतलब कि जो बच्चा, क्राइस्ट जो छोटे रूप में है ना, बालक, वह है चाइल्ड क्राइस्ट, क्योंकि यह क्रिसमस के समय ही दिखलाई पड़ता है। और जो एल नीनो का प्रभाव है ओशन के ऊपर और एटमॉस्फेयर में, खास करके उत्तरी गोलार्ध में जब जाड़े का मौसम होता है उसी समय दिखाई पड़ता है। और टिपिकली खास करके जो ओशन वाटर है, इसमें जो समुद्र का जल है वो उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है, इट वार्म्स अप बाय फ्यू डिग्रीज, मतलब कुछ इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में। और एल नीनो के समय में क्या है, यह वाटर जो विंड जो पश्चिम की ओर हवा जो जल को ले जा रहा है वो थोड़ा वीक हो जाता है। जब जो मतलब हवा है जो पश्चिम की ओर उसको ले जाता है, पुश करके ले जाता है, थोड़ा वीक पड़ जाता है। और इसका फल यह होता है कि पश्चिम की ओर से एक वार्म जलधारा वह पूरब की ओर वो फिर रिटर्न होता है, इट स्लम्प्स बैक
डाउन टू द ईस्ट, मतलब पश्चिम की ओर वो रिटर्न होता है, और यही एल नीनो कंडीशन है। तो कभी कभी यह जो जलधारा है वो काफ़ी बहुत ही गर्म जलधारा हो जाती है, काफ़ी इंटेंस हो जाती है। तो इसका सीधा प्रभाव यह पड़ता है कि ईस्टर्न पैसिफिक में जल गर्म हो जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उसके बाद फिर जो वार्मर कह सकते हैं ओशन है, ओशन वार्म हो गया। जब वार्म हो जाएगा तो क्या होगा, तो विंड जो है वहाँ पर वीक हो जाएगा, वो पश्चिम की ओर जाने वाली जो हवा है वो कमज़ोर पड़ जाएगी। तो यह पीरियोडिक वार्मिंग एंड कूलिंग हमेशा होता रहता है जो पैसिफिक ओशन के ऊपर, और इसका फल बड़ा ही भयंकर होता है। इट कैन जनरेट ड्रॉट्स, मतलब क्या है, सूखा पड़ेगा, हरिकेन्स आएंगे, और पूरे बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े क्षेत्र में यह सूखा भी पड़ता है। लेकिन कभी कभी इसका एक्सेप्शन भी है। कभी कभी एल नीनो समय में देखा गया है कि मानसून के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बहुत ही सामान्य मानसून रहता है। तो एल नीनो कंडीशन का जो डायग्राम है मैंने इसमें दिखलाया है, देखिए आप आराम से, जो भी मैंने बातें अभी कही हैं इसको आप आराम से समझ सकते हैं किस प्रकार जलधारा लौट रही है पश्चिम से पूरब की ओर, और पूरी बातें इसमें आराम, सारी बातें इसमें लिखी गई हैं, जो भी बातें मैंने अभी की हैं। और यह देखिए किस प्रकार से, आप देखिए यह जो मैप है, आप पेरू के पश्चिम में आप देखिए पूरे प्रशांत महासागर के ऊपर कितनी गर्म, समुद्र कितना गर्म हो जाता है। और उसके बाद फिर आप इस डायग्राम देखिए, वीक विंड हो जाता है, पश्चिम की ओर जाने वाली हवा वीक हो जाती है, और उसके कारण क्या है, पूरब की ओर फिर वो ये जलधारा आ जाती है। तो मतलब प्रेशर कंडीशन में उलटफेर हो जाता है, जहाँ पर हाइयर है वहाँ पर लोअर हो गया, जहाँ पर लोअर है वहाँ पर थोड़ा बढ़ जाता है एल नीनो कंडीशन में। अब हम आते हैं ला नीना के ऊपर। ला नीना क्या है? ला नीना भी एक स्पेनिश वर्ड है, इसका मतलब होता है लिटिल गर्ल। लिटिल गर्ल छोटी, मतलब लड़की, जो एल नीनो के बिल्कुल अपोजिट है, उसका मतलब लिटिल बॉय है। ला नीना एक प्रकार का क्लाइमेटिक पैटर्न है जो कि सरफेस ओशन वाटर के कूलिंग को बताता है, खास करके ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। मतलब ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट साउथ अमेरिका का जो ट्रॉपिकल वेस्ट कोस्ट है उसमें जो कूलिंग इफेक्ट होता है। ला नीना वास्तव में क्या है, यह ठीक एल नीनो का उल्टा है, काउंटर पार्ट है। मतलब ला नीना के समय, एल नीनो के समय क्या होता है, वार्म ओशन वाटर होता है ना, इसमें कोल्ड ओशन वाटर हो जाता है, ठीक उसका उल्टा होता है। ला नीना को कभी कभी हम लोग मतलब एंसो का कोल्ड फेज भी कहते हैं, ठंडा काल, है ना। एंसो का मतलब हो रहा है एल नीनो को अगर सदर्न ऑसिलेशन से जोड़ दिया जाए तो एंसो हो जाएगा, वो एंसो, इसको एंसो कहेंगे। इसमें हमने आप डायग्राम में देखे, आप दिखलाया है किस प्रकार से ला नीना कंडीशन है। ला नीना कंडीशन को मैंने दिखाया है। ला नीना का जो यह देखिए प्रशांत महासागर के ऊपर किस प्रकार से ठंडा जल कितना ठंडा हो जाता है साउथ अमेरिका के पश्चिम की ओर, तो ये बातें इसमें दिखाई गई हैं। और फिर यह क्या है, स्ट्रॉन्ग विंड होता है। स्ट्रॉन्ग विंड, काफ़ी तेज हवा चलती है, यह क्या है, पूरब से पश्चिम की ओर, तो हवा, और फिर काफ़ी कोल्डनेस होता है साउथ अमेरिका के पास। अब हम आते हैं सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स के ऊपर। सदर्न ओसिलेशन मतलब SOI, यह क्या है, दो स्टेशंस जो हैं विंटर सीजन में, उसमें दो स्टेशंस के डेटा को कलेक्ट करके, उसका जमा करके, उसके ऊपर यह निकाला गया है। दो स्टेशंस कौन कौन हैं? टाहिटी, जो फ्रेंच पॉलिनेशिया में, जो ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक में स्थित है, और दूसरा है पोर्ट डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में, जो इंडियन ओशन में स्थित है। अब देखिए इसका लोकेशन भी हमने दिखाया इस मैप में, देखें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में पोर्ट डार्विन है, और अब देखिए जो क्या है, टाहिटी का भी लोकेशन इसमें दिखाया गया ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक में। अब इसमें दो प्रकार के इंडेक्स होते हैं, पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स, पॉजिटिव SOI। इस दौरान क्या होगा, टाहिटी प्रेशर विल बिकम ग्रेटर देन पोर्ट डार्विन, में टाहिटी का जो प्रेशर होगा पोर्ट डार्विन से ज़्यादा हो जाएगा, और इसी प्रकार ईस्ट पैसिफिक के ऊपर प्रेशर हाई हो जाएगा, और इंडियन ओशन के ऊपर
निम्न दबाव हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। फिर उसका तीसरा पॉइंट है कि लो रेनफॉल, ईस्टर्न पैसिफिक में लो रेनफॉल होगा, लो रेनफॉल होगा और प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ गुड मानसून रेंस ओवर इंडिया एंड ओशन इंडियन, मतलब कि काफ़ी अच्छा प्रॉस्पेक्ट जो है इंडियन ओशन में और और इंडिया के ऊपर एक अच्छा मतलब मानसून होगा। ये पॉजिटिव SY का मतलब है। नेगेटिव SY में क्या होगा, पोर्ट डार्विन प्रेशर अधिक होगा टाहिटी से और इंडियन ओशन के ऊपर प्रेशर हाई होगा और ईस्टर्न पैसिफिक के ऊपर लो होगा। इसका नतीजा क्या होगा, देयर विल बी लो रेनफॉल, मतलब इंडियन ओशन के ऊपर निम्न कम वर्षा होगी, पुअर मानसून रहेगा और उसके बाद हायर देन यूजुअल रेन ओवर ईस्टर्न पैसिफिक। ईस्टर्न पैसिफिक में जो सामान्य वर्षा है उससे कुछ ज़्यादा होगी वर्षा। अब आते हैं हम एनसो इवेंट। व्हाट इज एनसो? एल नीनो और सदर्न ऑस्ट्रेलिया को मिला के हम लोग एनसो कहते हैं, मतलब क्योंकि दोनों को क्लोज एसोसिएशन है उससे हम लोग एल नीनो और सदर्न ऑस्ट्रेलिया को मिला के हम लोग एनसो कहेंगे। एनसो साइकिल जो है एक साइंटिफिक टर्म है जो कि टेम्परेचर के फ्लक्चुएशंस को दिखलाता है, मतलब ओशन और एटमॉस्फेयर के बीच में जो टेम्परेचर का फ्लक्चुएशंस है, जो बदलाव है, बदलता रहता है, उसको करता है। खास करके कहाँ, ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक में बिटवीन दी इंटरनेशनल डेट लाइन और 120 डिग्री वेस्ट देशांतर रेखा के बीच में यह। अब हम आते हैं एल नीनो और ला नीना के बीच में एक तुलनात्मक हम लोग करेंगे, स्टडी करेंगे दोनों में क्या तुलना है, कैसे तुलना करते हैं। ला नीना को हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एनसो का कोल्ड फेज कहते हैं और एल नीनो को हम लोग एनसो का वार्म फेज कहते हैं। ये जो फेज है क्या है, डेविएशंस को बतलाता है फ्रॉम नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर्स। यह मतलब क्या, उसमें विचलन होता है, नॉर्मल सामान्य जो सरफेस टेम्परेचर है उससे क्या बदलाव होता है और इसका जो लार्ज स्केल इम्पैक्ट है किस प्रकार पड़ता है ओशन के प्रोसेसेस पर, खास करके ग्लोबल वेदर एंड क्लाइमेट के ऊपर। अब एल नीनो और ला नीना हम जानते हैं कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और एल नीनो को हम लोग कहते हैं एनसो साइकिल, एल नीनो और सदर्न को मिला के हम लोग कहते हैं एनसो साइकिल कहते हैं। एल नीनो और ला नीना जो हैं, जो एपिसोड्स हैं, ये करीब करीब 9 से लेकर के 12 महीने तक ये रहते हैं, लेकिन कभी कभी और भी लंबा हो जाता है और कई वर्षों तक ये चलते रहते हैं। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है काफ़ी अनियमित है, इरेगुलर है। एल नीनो और ला नीना जो है खास करके जो हर 2 से 7 साल के औसत में देखा गया है, औसतन रूप से 2 से 7 साल के बीच में चलते रहते हैं और खास करके एल नीनो जो है वो ला नीना से ज़्यादा, वह उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब हम आते हैं अंत में है वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो कि मानसून को प्रभावित करता है। यह वॉकर सर्कुलेशन 1969 में 1969 में एक नॉर्वेजियन अमेरिकन मीटरोलॉजिस्ट थे, मौसम शास्त्री जैकब बर्कनिस के द्वारा यह नाम दिया गया था, टर्म इजाद किया गया था। अब सर गिलबर्ट थॉमस वॉकर जो क्या थे, यह अंग्रेज थे, इंग्लिश फिजिसिस्ट एंड स्टैटिशियन थे, 20वीं शताब्दी के बहुत महत्वपूर्ण थे, इनका योगदान है। और वॉकर साहब को इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इनको स्थापित किया गया था, रिक्रूट किया गया था, जहाँ पर उन्होंने वो क्या था, मानसून को प्रेडिक्ट करने के लिए जो स्टैटिस्टिकल अप्रोचेज होते हैं, गणना करने का काम, उनको यह काम सौंपा गया था। वो उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने सदर्न ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बहुत ही बड़ा अच्छा ही उनका रिसर्च है जो उन्होंने बताया है, तो पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को किस प्रकार वो प्रभावित करता है।
और इसीलिए उन्हीं के ऊपर इनका वाकर सर्कुलेशन नाम दिया गया। और उसको वाकर सर्कुलेशन को हम लोग वाकर सेल भी कहते हैं, जो बतलाता है एक प्रकार का मॉडल है जो कि ट्रॉपिकल एरियाज में, खास करके लोअर एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर में, किस प्रकार से यह मॉडल काम करता है। यह जो सर्कुलेशन है वाकर साहब का दिया गया, यह मतलब कि लैंड और ओशन के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, टेम्परेचर इन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, किस प्रकार से उसके डिस्ट्रीब्यूशन में जो अंतर है ताप का उस लैंड और ओशन के, उसी चलते यह सर्कुलेशन होता है। सिंपल बात है कि ही लैंड और ओशन का जो टेम्परेचर है उसमें किस प्रकार जो अंतर है, उसी कारण ही सर्कुलेशन यह जन्म लेता है, उसका उसी कारण बनता है। वाकर सर्कुलेशन एक प्रकार से ओशन बेस्ड सिस्टम है, जो किस प्रकार से पूरे अर्थ के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है यह बतलाता है। मतलब वाकर सर्कुलेशन यह क्या है, सरफेस प्रेशर और टेम्परेचर वेस्टर्न और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में जो अंतर है सरफेस प्रेशर और टेम्परेचर का, उसमें जो अंतर है उसी के ऊपर यह वाकर सर्कुलेशन बेस्ड है। और इसको हम इस डायग्राम की मदद से सहायता से आसानी पूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, तो प्रिय छात्रों और जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने काफ़ी आपके पेशेंट हियरिंग के लिए, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अ वेरी पेशेंट हियरिंग। थैंक यू वंस अगेन।